हेलो फ्रेंड्स, अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू मैं स्कूल एजुकेशन को फ्री में मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो स्कूल में नहीं हो उसके लिए ट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। इससे उनका एक तो टाइम बचेगा, वो घर बैठे ही ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, उन्हें ट्यूशन वगैरह या एक्स्ट्रा किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनके पेरेंट्स के पैसे भी बचेंगे जो एक ट्यूशन टीचर को दिया जाता है। तो आप इस चैनल की वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कोई भी डाउट्स हो वो वीडियोस के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। मैं बहुत जल्दी कमेंट्स देखते ही उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग सेफ़ होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स लग रही है तो कमेंट कीजिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है, 1-2 लोग हैं जो डिसलाइक कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। एटलीस्ट यू शुड गिव सम रीज़न फॉर दैट। ज़्यादा लोग डिसलाइक नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग लाइक ही कर रहे हैं। तो आई होप कि वीडियोज़ अच्छे बने होंगे, इसलिए लोग लाइक कर रहे हैं इतना ज़्यादा और इतने व्यूज़ भी आ रहे हैं। चलिए हम लोग आज क्लास 9th का चैप्टर 5th स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है और इसी चैप्टर के बेसिस पे हमारे आगे के जो ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एक्सेट्रा, वो सब इसी चैप्टर पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एंड ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, मैथमेटिक्स टाइप चैप्टर नहीं है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो भी थ्योरेटिकल टाइप है। आपके एग्ज़ाम्स में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी हमें पढ़ना है क्योंकि बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो इस पे डिपेंडेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमारे डिफरेंट पार्ट्स होंगे। इंट्रोडक्शन पहले हम करेंगे कि यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होती है, उसके बाद हम लोग यूक्लिड की डेफिनेशंस, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स देखेंगे, उसने क्या एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स बताए थे। एंड इन दी एंड हम लोग जो 5th पोस्टुलेट था उसका इक्विवेलेंट वर्जन देखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है 5th पोस्टुलेट और काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है वो, तो उसको ईजी करके समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा वीडियो। इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग ये पढ़ रहे होंगे यूक्लिड ज्योमेट्री, तो वी शुड नो कि इसका मतलब क्या है, राइट? क्योंकि बाकी सब चैप्टर हम फिर भी कुछ ना कुछ उनके बारे में सुने होते हैं, बट यूक्लिड ज्योमेट्री एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, एकदम नया है आपके लिए, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, यूक्लिड्स ज्योमेट्री 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है यूक्लिड, एक है ज्योमेट्री। यूक्लिड कौन था? ये एक मैथमेटिक्स का टीचर था। ठीक है, कहाँ पे? मैथमेटिक्स का टीचर था पास्ट में, एंशिएंट टाइम में। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिक्स का टीचर था एंशिएंट टाइम में। कहाँ पे था ये? इजिप्ट में। ठीक है, इसी ने बेसिकली इससे पहले जो टीचर्स थे उन्होंने भी ज्योमेट्री के काफ़ी रूल्स वगैरह बताए थे, लेकिन इसने अपनी बुक्स में वो सारे रूल, जितने भी रूल्स थे ज्योमेट्री से रिलेटेड, उनको कंसोलिडेट किया था। इसलिए इसका नाम जो ज्योमेट्री है, इसका नाम यूक्लिड ज्योमेट्री बोलते हैं हम लोग इसको। अब ज्योमेट्री 2 वर्ड से बना हुआ है, जियो प्लस मिट्रियन। जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, ये आपको पता होगा आई थिंक। ठीक है, जैसे जियोलॉजी होता है वो साइंस ऑफ अर्थ होता है, ज्योमेट्री हो गया, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? अर्थ। मिट्रोन मतलब मेजरमेंट। ठीक है, तो ज्योमेट्री मतलब अर्थ का मेजरमेंट। अब इसका नाम ज्योमेट्री क्यों पड़ा? क्योंकि हो सकता है एंशिएंट टाइम में हम लोग ज्योमेट्री को अर्थ मेजर करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, जो लैंड है उसको मेज़र करने के लिए आपने देखा ही होगा विलेजेस में जो फील्ड्स होते हैं वो स्क्वायर भी होते हैं, राइट? रेक्टेंगल्स भी होते हैं, कुछ तो पेंटागन टाइप भी होते हैं, रैंडम शेप्स भी होती हैं। ठीक है,
तो वो ज्योमेट्री से हम लोग उनको एरिया मेज़र करते हैं। तो हो सकता है एंशिएंट टाइम में इसीलिए यूज़ करते हो, इसलिए इसका नाम ज्योमेट्री पड़ा हो, या फिर किलोमीटर मेज़र करने के लिए भी यूज़ करते हैं, या सिटीज़, एंशिएंट सिटीज़, जैसे बहुत पॉपुलर एंशिएंट सिटी है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, राइट, मोहनजोदारो, मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की उस पर। तो उसमें क्या था, वहाँ पे जो सिटीज़ थे वो उसके जो रोड थे वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, इस टाइप से। यहाँ पे घर होता था, यहाँ पे भी घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, और ये परपेंडिकुलर होता था, और यहाँ पे स्क्वायर टाइप बनता था बीच में, ताकि ट्रैफिक इजीली मूव कर सके। अब ये सब ज्योमेट्री के बेसिस पे ही था, राइट। तो मतलब एंशिएंट टाइम में काफ़ी पॉपुलर थी ज्योमेट्री, और अर्थ मेजरमेंट में यूज़ करते थे उसको मोस्टली। अर्थ रिलेटेड, मान लीजिए रोड वगैरह, घर वगैरह का एरिया, या लैंड का, फील्ड्स का एरिया, इसलिए उसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते थे, ठीक है। ये थी हिस्ट्री ज्योमेट्री की। यूक्लिड ने इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को साथ में कंसोलिडेट किया था, और इसने अपने पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स भी दिए थे, इसलिए इस ज्योमेट्री को यूक्लिड ज्योमेट्री बोलते हैं हम लोग, ठीक है। समझ गए होंगे आप। यूक्लिड कौन था? एक इजिप्ट का मैथमेटिशियन था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड्स ने डेफिनेशंस कौन सी दी थी, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स कौन से दिए थे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशंस, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन सिंपली डिफाइन समथिंग, ऐसी चीज़ जो किसी को डिफ़ाइन करे। जैसे मैं बोल दूं कि किसी भी चीज़ का, किसी घर की डेफिनेशन क्या होती है, आपके होम की डेफिनेशन क्या होगी, ये ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन क्या होगी, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। इन सब चीज़ों की डेफिनेशन आपको पता है। वुड की डेफिनेशन क्या होगी, लिविंग बीइंग की, नॉन लिविंग बीइंग की। तो किसी चीज़ के बारे में बताए जो, वो सेंटेंस को हम डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, मैक्सिमम टाइम हम लोग इनको सेम मानते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उनका हम प्रूफ नहीं दे सकते। जैसे कुछ भी ऐसे थ्योरीज और ऑब्जेक्ट्स या एनीथिंग, कोई भी फिनोमेना, ठीक है, जिसको हम डिफ़ाइन तो कर सकते हैं, वी कैन डिफ़ाइन दैम, बट वी कैन नॉट गिव प्रूफ ऑफ दैट, वी कैन नॉट गिव प्रूफ ऑफ दैट। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक सरफेस है, ठीक है, एक रेक्टेंगल सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक रेक्टेंगल सरफेस है, तो उसकी लेंथ है यहाँ पे, ये ब्रेथ है, राइट, लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल की, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। अब मैंने बोल तो दिया कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन भी बता दूंगा मैं कि जो साइड लंबी होती है, जिस साइड की लेंथ ज़्यादा होती है उसको लेंथ बोलते हैं, और चौड़ाई को चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ कम होती है, मतलब डिस्टेंस कम होता है। बट हम इसका कुछ प्रूफ नहीं दे सकते कि इस साइड को ही लेंथ बोलते हैं, या इस साइड को लेंथ क्यों बोलते हैं, इस साइड को ब्रेथ क्यों बोलते हैं। ये हमने इनकी डेफिनेशन दे दी, बट हम लोग इसको कुछ प्रूफ नहीं दे सकते। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पोस्टुलेट्स सिर्फ ज्योमेट्री के लिए यूज होता है, ज्योमेट्री में यूज होता है, सिंपल। एक्सियम्स पूरे मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, मैथमेटिक्स में। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स सिंपली वो अजम्पशंस हैं, वो बातें हैं जिनको हम डिफ़ाइन तो कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रूफ नहीं दे सकते। तो हम लोग ऑलरेडी अज्यूम करके चलते हैं कि ये तो होगा ही, कोई डेफिनेशन या, और इनको हम लोग बाकी प्रूफ सॉल्व करने में, बाकी प्रूफ्स का सॉल्यूशन निकालने में यूज करते हैं, ठीक है। और एक्सियम पोस्टुलेट्स में डिफरेंस क्या है? पोस्टुलेट्स सिर्फ ज्योमेट्री में यूज आते हैं, और एक्सियम्स पूरे मैथमेटिक्स में यूज आते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो यूक्लिड ने दी थी।
हालांकि उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस दी थी यूक्लिड ने, बट उनमें से कुछ यहाँ पे देखते हैं। एक पॉइंट की डेफिनेशन दे रखी है उसने। ए पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि कोई एक पॉइंट बनाइए तो आप ऐसे एक बना देंगे। ठीक है, ये पॉइंट की डेफिनेशन के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट का कोई पार्ट होना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग कितना भी पतला पॉइंट बना लीजिए, उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो होगा, राइट। बट हम इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट की डेफिनेशन है कि ए पॉइंट विच हैज़ नो पार्ट, कोई पार्ट नहीं है पॉइंट का, कुछ नहीं होता, ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है। लाइन की डेफिनेशन देखिए क्या आती है। ए लाइन इज ए ब्रेथ लेस लेंथ, यानी एक लेंथ है, उसकी ब्रेथ नहीं है, चौड़ाई नहीं है बिल्कुल भी, लंबाई है, तो ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, ये इजी था। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट, हाँ ये बात सही है। अब यहाँ पे जो एंड्स है ना पॉइंट के, लाइन के, वो पॉइंट्स है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन दे रखे हैं यूक्लिड्स ने। अब इनका देखिए, इनका ना हमें कुछ प्रूफ निकालने की ज़रूरत नहीं है इनमें से किसी का भी। ये ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं कि पॉइंट वो होता है जिसमें पार्ट नहीं होता है, लाइन वो होती है जिसमें की ब्रेथ नहीं होती है, बस लेंथ होती है। लाइन के एंड के पॉइंट, एंड में जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन दे दिया अभी इसने। ठीक है, इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जो इस पे पॉइंट्स है ना उनके साथ इवनली रहे, यानी बराबर रहे, तो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ए सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या हो गया? जैसे हमने माना ये रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ दोनों हैं, इसको हम सरफेस बोलते हैं। जैसे ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये भी एक सरफेस है। ठीक है, या फिर आप कुछ भी मान लीजिए, कोई भी प्लेन चीज़, पेपर होता है, वो भी एक सरफेस होता है। इनमें से किसी की भी हाइट नहीं होती, लेंथ और ब्रेथ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन ऊंचाई नहीं होती। ऊंचाई किसकी होती है? कमरे की होती है, क्यूब की होती है। ठीक है, या कोई भी 3D चीज़ मान लीजिए आप अपने आसपास, बुक। अब बुक के अंदर जो पेज होता है वो तो एक सरफेस होता है, उसकी हाइट नहीं होती, लेकिन जो बुक होती है उसमें हाइट होती है, बहुत सारे पेजेस मिलके उसकी हाइट बना देते हैं। ठीक है, अब ये अगला देखिए, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। ऑब्वियसली ये देखिए, ये एज है, जो एज किनारे, वो लाइंस है सरफेस के हमेशा। ठीक है, क्योंकि देखिए सरफेस बनता क्या है, बहुत सारी लाइनों को मिलके ही बनता है। जैसे मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पे, इसी के साथ में मैं एक और खींचूँगा, इसी के साथ में मैं एक और खींचूँगा, ऐसे मैं खींचता जाऊँगा। ये देखिए दिखने लग गया होगा आपको, राइट, एक सरफेस। ऐसे ही लाइनें खींचती रहेंगी और हमारा सरफेस बन जाएगा। जैसे यही एक रेक्टेंगल बन गया हमारा, राइट। तो सरफेस क्या है? बहुत सारी लाइंस पास होती हैं। ठीक है, उन्हीं से मिलके तो सरफेस बनता है। ठीक है, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इट। तो प्लेन सरफेस, देखिए सरफेस भी दो तरीके का हो सकता है, राइट, कि ऊपर नीचे हो जाए कोई तो। ठीक है, जैसे मुड़ा हुआ पेज होता है वो प्लेन नहीं है। ठीक है, उसमें ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो प्लेन सरफेस है वो लाइन के हिसाब से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी जो प्लेन पेपर होता है, जो एकदम स्ट्रेट पेपर होता है, या आप कोई और चीज़ मान लीजिए जो प्लेन है, जैसे रेक्टेंगल है, वो एक प्लेन सरफेस है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये यूक्लिड्स की कुछ डेफिनेशंस थी इन चीज़ों की। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये, हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशंस, एक्जियम्स और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस होता है। अब देखते हैं एक्जियम्स कौन कौन से दिए थे यूक्लिड्स ने। उन्होंने टोटल 7 एक्जियम्स दिए थे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और आई थिंक उन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे और 7 एक्जियम्स दिए थे, उनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। डेफिनेशंस उन्होंने बहुत सारी दी थी और वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एक्जियम्स और पोस्टुलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका यूज़ हम लोग ज्योमेट्री में काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद होने चाहिए। चलिए, पहला एग्जाम क्या था? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये क्या कह रहा है कि जो चीज़ें, कोई दो चीज़ मान लीजिए, अब बहुत सारी चीज़ जो सेम चीज़ के बराबर है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ कि A इक्वल्स टू B है एंड C है, वो भी B के इक्वल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दो चीज़ है कोई, A और C दोनों B के इक्वल है, तो A और C भी इक्वल होंगे। ये कहना चाह रहा है, समझ गए आप लोग।
तो कोई दो चीज़ें जो सेम चीज़ के इक्वल है तो वो दोनों चीज़ें भी इक्वल होंगी। ये पहला एक्सियम है। एक्सियम की डेफिनेशन मैंने बताई थी। देखिए सेम बात होगी, इन्होंने ये रूल तो लिख दिया लेकिन इसका कुछ प्रूफ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे प्रूफ और चीज़ें प्रूव करने में यूज करेंगे, लेकिन इसका खुद का प्रूफ नहीं होता है, वही एक्सियम्स कहलाते हैं, ठीक है। इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। अब ये कहना चाह रहा है कि इक्वल्स को इक्वल्स के साथ ऐड करें। मान लीजिए a इक्वल्स टू बी है, ठीक है, एंड c इक्वल्स टू बी डी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि a b के इक्वल और c d के इक्वल है। अब अगर मैं a प्लस c करूँगा तो वो b प्लस डी के इक्वल होगा। यानी जब a और b दोनों इक्वल थे और c और d, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे ना हम लोग, ठीक है, a प्लस सी और b प्लस डी, तो वो भी इक्वल होंगे, यही कहना चाह रहा है। ये सिंपल मैथमेटिक्स आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें आता है ऑलरेडी। सही बात है, आपको आता है, लेकिन ये कहाँ से आया ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। सेम चीज़ है। मान लीजिए a इक्वल्स टू बी है, c इक्वल्स टू डी है, तो जो रिमाइंडर्स है यानी a माइनस सी वो किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस डी के, ठीक है, समझ गए। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये कह रहा है कि जो चीज़ें एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के। मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, a ये b, ठीक है, ये मेरी एक लाइन है। एक और लाइन बना देता हूँ जो कोइंसाइड कर रही। कोइंसाइड का मतलब क्या है कि वो इसी के ना ऊपर ऐसे आ रही है, ठीक है, ठीक है, ये C और ये D, ये लाइन मान लीजिए। अब ये कह रहा है कि ये दोनों लाइन ना इक्वल है, तो ऑब्वियसली इक्वल हमें भी दिख रहा है। तो कोई भी चीज़ें जो कोइंसाइड करती हैं एक दूसरे के साथ वो इक्वल होती हैं। आई होप आपको ये चारों एग्जाम्स समझ आ गए होंगे। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। सिंपल सा था, तो कोई भी दो चीज़ अगर एक सेम चीज़ के इक्वल होंगी तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। कोई भी दो चीज़ जो इक्वल हैं किसी बाकी दोनों चीज़ों के, तो उनका जो एडिशन है, जो होल आएगा वो भी इक्वल होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर चीज़ें इक्वल है तो उनका सब्ट्रैक्शन होगा वो भी इक्वल होगा। और कोई भी दो चीज़ जो कोइंसाइड करती हैं, सिर्फ दो चीज़ नहीं और भी चीज़ें, मान लो इसके ऊपर मैं जितनी मर्जी लाइनें बना दूँ, सब लोग जो कोइंसाइड करती हैं वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं हम लोग। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये कह रहा है कि जो होल है, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो रियल लाइफ में भी हमें पता है कि किसी चीज़ों का सम हमेशा उन चीज़ों से ज़्यादा होगा। मान लीजिए ये है, ठीक है, ये पूरा एक रेक्टेंगल है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। अब ये होल है यानी बड़ा वाला जो सर्कल है, ठीक है, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है वो हमेशा इन पार्ट से बड़ा होगा ही, हमें दिख ही रहा है ये एरिया, राइट। तो यही ये कहना चाह रहा है कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये इनका ना कुछ प्रूफ नहीं है, ये हमें दिखता है, प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता है। तो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स वही होता है कि हमें प्रैक्टिकली वो दिख रहा है कि ये ऐसा होता है, लेकिन इसका कुछ प्रूफ नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें सेम चीज़ की डबल है, यानी मान लीजिए A है कुछ, वो ट्वाइस ऑफ B है, और C है वो भी ट्वाइस ऑफ B है, तो A इक्वल्स टू C होगा। ये देखिए कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, राइट, ऑब्वियसली। लेकिन ये पोस्टुलेट स्टार्टिंग में आप सोचे कि कितने हज़ार साल पहले यूक्लिड ने दी थी, उस समय ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती थी, अभी हमारे दिमाग में आती है, हमें बहुत ईजी लगती है, कॉमन सेंस वाली लगती है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने सालों से लगातार हमारी लाइफ में आ रही है, ठीक है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये देखिए सेम ही हो गया, जैसे A अगर B/2 है यानी हाफ है A, C मान लीजिए वो भी B/2 है, तो A इक्वल्स टू C होगा।
ये 7 पोस्टुलेट्स 7 एक्सियम्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब इनको हम आगे यूज करेंगे, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, समझ तो आ गए होंगे आई थिंक, मैंने अच्छे से एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया है। नहीं समझ आए तो थोड़ा सा पीछे जाइए वीडियो में और देख लीजिए। ऑब्वियसली आप कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को कितनी बार भी। अब क्लासरूम तो है नहीं कि आप एक बार निकल गए, टीचर चले गए तो चले गए, जितनी मर्जी बार देखिए। आपका मोबाइल, आपके मोबाइल में हमेशा वीडियो रहेगा। चलिए अब पोस्टुलेट्स देखते हैं। जो 5 पोस्टुलेट्स दिए थे यूक्लिड्स ने। पोस्टुलेट्स भी एक्सियम वाली डेफिनेशन दोनों की सेम होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्री में होते हैं वो। ठीक है, वो कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए होता है, ये सिर्फ ज्योमेट्री के लिए होता है। ठीक है, चलिए पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। ये कह रहे हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए कोई ए पॉइंट है और मैंने कोई बी पॉइंट मान लिया, तो ए और बी के बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बी कहीं और होता तो मान लीजिए यहाँ होता ये, ठीक है बी, तो ये भी स्ट्रेट लाइन हो जाती। मान लीजिए यहाँ होता बी, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही मतलब जितनी भी स्ट्रेट लाइन कर लो, ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हमेशा। आप खुद सोच लीजिए, आपकी कोई भी डिस्टेंस है आपसे थोड़ी सी दूर, मान लिया आप कमरे में बैठे हुए हैं और आप कोई भी एक जगह मानिए पॉइंट, उस जगह से लेके आपका जो है डिस्टेंस, आप उसको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी का पार्ट, इसी पोस्टुलेट्स का एक पार्ट है एक्सियम। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। ठीक है, इसी का सेम है। देखिए ये ऊपर क्या कर रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा ड्रॉ की जा सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। अब ये कह रहा है कि कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यानी एक जगह नहीं है, अगर दोनों ही पॉइंट एक जगह ही होते, मान लीजिए दोनों ही पॉइंट अगर एक जगह होते तो लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते, राइट, क्योंकि उनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। अब 2 पॉइंट हैं जो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, दूर दूर है, उनके बीच में हमेशा एक यूनिक लाइन आएगी, यूनिक स्ट्रेट लाइन आएगी। देखिए इससे ज़्यादा हम लोग लाइनें स्ट्रेट नहीं खींच सकते इनके बीच में, हमेशा एक सिंगल आएगी। अब आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा भी आएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन के बजाय टेढ़ी लाइन हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन है ना हमारी सिर्फ एक यूनिक रहेगी। ठीक है, यानी कोई 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच में लाइन स्ट्रेट लाइन हमेशा यूनिक रहेगी। आप खुद सोचिए, आपके और आपके दोस्त है कोई भी मान लीजिए पास में, उन दोनों के घरों के, आपके और उसके घर के बीच में एक सीधा रास्ता, एक सिंगल ही होगा, राइट। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर किसी और रास्ते से जाएंगे तो वो टेढ़ा रास्ता हो जाएगा। सिंगल रास्ता, सीधा रास्ता तो एक सिंगल ही होगा। वही ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि 2 पॉइंट्स के बीच में सिंगल लाइन सिर्फ एक यूनिक ही होगी और सिंगल एक ही लाइन बनेगी ऐसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं हम लोग। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ये कह रहा है कि कोई एक लाइन है, ठीक है, मान लीजिए पहले ये एक लाइन थी, अब ये कह रहा है कि कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, हम इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारी मर्जी, राइट। ऑब्वियसली ये तो आपको ईजी है समझना बहुत। ठीक है, कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, मान ली ख़त्म हो गई है, उसको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। अब ये कह रहा है कि सर्कल है, वो मान लीजिए ओ है यहाँ पे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये सेम सर्कल को हम लोग चाहें तो यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इसका रेडियस चेंज करेंगे तो भी ये सर्कल होगा, सेम नहीं होगा लेकिन सर्कल होगा। ये कह रहा है कि सर्कल्स का हम जितना मर्जी रेडियस रख सकते हैं, जिस मर्जी को सेंटर मान सकते हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मतलब सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, जितना मर्जी आप सेंटर चेंज कर लीजिए, रेडियस चेंज कर लीजिए, सर्कल हमेशा सर्कल ही रहेगा। ठीक है, एंड इनके बारे में जो सर्कल की डेफिनेशन है वो सब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। वैसे सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, एक सिंगल पॉइंट है, उससे हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहना। ठीक है, तो जो वो रास्ता जो सेम डिस्टेंस पे होगा इस पॉइंट से ओ से, वो हमेशा एक सर्कल बनाएगा। ये इसकी डेफिनेशन होती है, बट इसको डिटेल में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हमारा सर्कल आएगा। चलिए 4th पोस्टुलेट देखते हैं हम लोग। ऑल राइट एंगल्स, ठीक है, ऑल राइट एंगल्स
आर इक्वल टू वन अनदर, राइट एंगल, राइट एंगल कौन सा होता है 90 डिग्री, राइट। ये कह रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑब्वियसली थीटा 1 है जो 90 है, मान लीजिए राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब ये होता है, ठीक है, ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जितने भी राइट एंगल आप मान लीजिए यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, बस ये ना राइट एंगल होना चाहिए, ये हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इक्वल होंगे, जब इनकी सबकी वैल्यू चाहिए आप इनको कैसे भी शेप का बनाइए, हमेशा जब 90 डिग्री रहेगी थीटा की तो ये इक्वल होंगे ही। अब ये पोस्टुलेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये। अगली जो एक्सरसाइज भी है इवन वो भी इसी पोस्टुलेट पे डिपेंड है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जो अभी आने वाली है उससे जो नेक्स्ट होगी, तो इस पोस्टुलेट को हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, ये कह रहा है कि इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। ये कह रहा है कि मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन्स हमारी है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन इन पे ऐसे पड़ती है, ठीक है, दोनों को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल्स है ना इन दोनों के, ये वाला, ये मान लीजिए ये और ये, ठीक है, सेम साइड में लिया हमने, ये वाले भी इंटीरियर हैं, ठीक है, या तो ये दोनों ले लीजिए आप या ये दोनों, लेस देन टू राइट एंगल्स, ठीक है। इन दोनों का जो सम है ना, मान लीजिए ये मैंने माना थीटा 1, ये हो गया थीटा 2, तो ये कह रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर लेस देन 90 डिग्री, दो 90 डिग्री है ना, यानी लेस देन 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री से राइट एंगल, दो राइट एंगल से कम है, तो जब हम इन स्ट्रेट लाइन को आगे चलाते जाएंगे तो एक पॉइंट ज़रूर ऐसा आएगा, ठीक है, जब ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ये दोनों लाइनें ना, आप पहली बात तो ये याद रखिए कि दो लाइनें हमेशा सिर्फ एक बार ही मिलती हैं। आप इनको कभी भी दो बार मिला के दिखा दीजिए, चैलेंज देता हूँ मैं। कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है वो सिर्फ एक बार मिलती है, ठीक है। कैसी भी स्ट्रेट लाइन से आप कैसे भी मिला लीजिए, लेकिन मिलेंगी एक बार ही, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स हैं, वो जब तीसरी लाइन उनके ऊपर गिरती है तो जो एंगल बनाती है इंटीरियर, तो जिस साइड उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, देखिए ये ज़्यादा होगा, ये हमें कम है, ठीक है, तो इन दोनों का सम अगर 180 से कम है तो उसी साइड वो मिल जाएगी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इन दोनों का सम दो बार राइट एंगल है, दो राइट एंगल उनसे कम है, तो ये दोनों यहाँ आके कहीं ना कहीं आगे एक्सटेंड करते रहिए, वो मिलेंगी ज़रूर, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स का मतलब समझते होंगे आप सॉरी, मतलब जो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आप नापेंगे ना कभी भी ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे नाप लीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, तो ये हमारी पैरेलल लाइन्स होती हैं। तो इनके बीच का जो ये एंगल होते हैं ना, ये इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है, यानी ट्वाइस ऑफ राइट एंगल होता है। इसलिए ये लाइनें कभी मिलती नहीं है, तो पैरेलल लाइन्स कभी नहीं मिलती। अब ये देखिए, ये पैरेलल लाइन्स कभी नहीं मिलती, ये कहाँ से आया, हमारा इसी पोस्टुलेट से आया, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे कि जिस साइड इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं इनका सम लेस देन ट्वाइस ऑफ राइट एंगल होगा, उसी साइड ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। हो सकता था हमारी लाइनें ऐसी ही होती, मान लीजिए, तो देखिए इन दोनों का सम ट्वाइस ऑफ राइट एंगल से कम होता, तो ये इस साइड आके कहीं मिलती। ये लाइनें मतलब ऐसे हम लोग एक्सटेंड कर देते और ये इस साइड कहीं आके मिलती। आगे हम लोग जितना मर्जी इनको एक्सटेंड करते तो उस साइड जाके मिल जाती, ठीक है। चलिए अब एक थ्योरम है, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन
ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। ये कहना चाह रहा है कि दो अलग अलग लाइनें हैं, मान लीजिए उनके बीच में एक पॉइंट से ज़्यादा कॉमन हो ही नहीं सकता। ठीक है, मान लीजिए मैंने मान लिया कि एक पॉइंट से ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन में क्या हो गया, एक पॉइंट से ज़्यादा कॉमन है दो स्ट्रेट लाइन में। तो आप मुझे बताइए ये कभी स्ट्रेट लाइन हो सकती है? कभी नहीं होंगी, राइट। आप खुद सोचिए ना, ये मान लीजिए ऐसे कुछ बन जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुई, ये दो अलग अलग लाइन हो गई स्ट्रेट, ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन। ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में तो हमेशा ही क्या होगा, एक ही कॉमन पॉइंट होगा। ये हम दिमाग से मतलब प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको देख के कि हाँ कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आप बनाइए, आप कभी भी उनको एक बार से ज़्यादा नहीं मिला पाएंगे। ठीक है, अब इसका कुछ प्रूफ टाइप देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैथमेटिकल। चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन है, उनके बीच में दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये दो कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम लोग बाद में गलत प्रूव करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया वो गलत है। लेट P एंड Q आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, आर टू डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये ऐसे नहीं कि एक ही सेम पॉइंट को हम दो बार लिख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है, टू डिस्टिंक्ट कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, सो यू हैव टू लाइन्स पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q। ठीक है, अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली तो नहीं दिखा सकता आपको ग्राफ के थ्रू, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो हम सिर्फ अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इस चीज़ को जो हमने पीछे एक्सियम पढ़ा था, ठीक है, कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ठीक है, हमने पीछे एक एक्सियम पढ़ा था, राइट, कि दो पॉइंट्स हैं तो इनके बीच में ना सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है स्ट्रेट। उसको फेल कर रहा है, क्योंकि यहाँ मैं मान रहा हूँ कि P और Q के बीच में यहाँ पे भी एक लाइन मिल रही है और सेम लाइन यहाँ भी मिल रही है, तो ये दो लाइनें हो गई फिर इनके बीच में, P और Q के बीच में, राइट। तो जो हमने यहाँ जूम किया वो गलत हो गया। आपको मैं दिखाता हूँ हमने कहाँ पढ़ा था ये एक्सियम। ठीक है, ये कि क्या पढ़ा था हमने एक्सियम में कि दो लाइंस के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही सिंगल लाइन हो सकती है स्ट्रेट की। एक्सियम पढ़ा था, राइट, हमने पीछे कहाँ पढ़ा था, देखिए ये रहा। हम दो पॉइंट्स लें डिस्टिंक्ट, तो उनके बीच में सिर्फ एक ही यूनिक लाइन हो सकती है। देखिए कितना काम आया ये। तो वही मैं कहता कि इन एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को आप याद रखिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अब दो पॉइंट्स के बीच में जब सिंगल लाइन हो सकती है, तो हमने ये अज्यूम किया था कि दो लाइनें दो पॉइंट्स पे मिल रही हैं, तो उसके हिसाब से इनके बीच में यहाँ P और Q के बीच में दो लाइनें आ गई हैं। ठीक है, वो हमारा गलत है। तो हम लोग ये लिखने के बाद ऐसे लिख देंगे, बट P एंड Q कैन हैव ओनली वन लाइन, वन यूनिक लाइन, यूनिक लाइन लिखना पड़ेगा हमें, यूनिक लाइन बिटवीन देम। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू एक्सियम 5.1। ठीक है, आपको नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सियम आप वहाँ यूक्लिड एक्सियम लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा 5.1। ठीक है, यूक्लिड एक्सियम लिख देंगे तो काम चल जाएगा। वैसे 5.1 लिख देंगे तो भी अच्छी बात है। चलिए, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि दो लाइनें कभी भी एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। हमारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखते हैं। Which of the following statements are true, which are false? Give reason for your answers. इनको हम लोग देखिए, मैं बता रहा था ना कि इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस नहीं है। देखिए सब लोग थ्योरेटिकल है, हमें सिर्फ रीजंस देने हैं। तो देखिए इनमें सॉल्व करने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा,
तो मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं इनमें, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। चलिए, अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ट्रू है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये तो हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा था, ये ऑब्वियसली गलत है। एक पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से मैं जितनी मर्जी लाइनें पास कर सकता हूँ, राइट, ऐसे ये यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है, जितनी मर्जी लाइनें पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, ठीक है। अब इसका रीज़न देना है हमें, तो रीज़न क्या देंगे कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए लाइन देयर आर लाइन्स आर मेड बाय वेरियस पॉइंट्स, ठीक है। हर लाइन में पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो सेम पॉइंट पे हम बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये वाला डेफिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखिए, ये तो हमने अभी अभी पढ़ाया था, ठीक है, कि दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक सिंगल यूनिक लाइन होती है, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट। तो ये एक्सियम 5.1 के अगेंस्ट है, तो ये भी हमारी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला भी क्या लिखेंगे हम लोग, इसका रीज़न एक्सियम 5.1 आप पढ़ लीजिए और उसको लिख देना यहाँ पे। थर्ड देखते हैं, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ये मैंने एक्सप्लेन किया ही था आपको कि मान लीजिए कोई लाइन है यहाँ ए बी, हम लोग इसको भी जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको भी जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियाई आर इक्वल। ये कह रहा है कि अगर दो सर्कल्स इक्वल है तो उनके रेडियाई इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक हमारा पोस्टुलेट था यहाँ पे, राइट, सर्कल के बारे में, कि ए सर्कल कैन हैव एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, राइट। वो हमेशा सर्कल और रेडियस दोनों रहेंगे, राइट। तो इस केस में हम लोग वो एक्सियम का यूज़ करेंगे और उसके बेसिस में हम लोग हमारा आंसर बताएंगे। पहले तो ये ट्रू है, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि दो सर्कल अगर इक्वल है तो उनका रेडियस सेम होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल है मान लीजिए ये और ये दोनों इक्वल है, तो जब हम इन दोनों को लाएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, राइट, ठीक है। मान लीजिए ये आ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो वो तो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आना क्या होता है, कोइंसाइड करना। एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे करके ऐसे आ जाएंगे, राइट। तो एक दूसरे के ऊपर आना क्या होगा, कोइंसाइड हो जाएंगे। तो अब जब कोइंसाइड हो गए तो ऑब्वियसली इनका रेडियस सेम होगा, राइट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इस तरीके से हम लोग इसका प्रूफ दे देंगे कि व्हेन इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दे कैन कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है। एंड व्हेनेवर एनीथिंग कोइंसाइड विद ईच अदर दे आर इक्वल, ये हमने पढ़ा ही था, ठीक है। तो उनका रेडियस भी इक्वल हो जाएगा कोइंसाइड करते वक्त, ये सेम ही सर्कल बन जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। इन फिगर 5.9 जो नीचे गिवन है, इफ़ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। ऑब्वियसली ये तो हमने पढ़ा था ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक आपको। ये तो हमारा एक्सियम है ना कि कोई भी दो चीज़ें ए बी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई होगा, राइट। ये हमारा एक्सियम था फर्स्ट वाला, आप याद कर लेंगे या पीछे जाके देख सकते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे, हाउ माइट यू डिफाइन दैम। अब वो कह रहा है कि हमें इनकी ना डेफिनेशंस देनी है और इनकी डेफिनेशन के लिए हमें क्या किसी और टर्म्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। फर्स्ट, पैरेलल लाइंस,
2 lines having same परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सबसे छोटा रास्ता हमेशा परपेंडिकुलर होता है दो लाइनों के बीच में, परपेंडिकुलर, 2 lines हैविंग सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर हमें सिर्फ एक लाइंस की डेफिनेशन चाहिए, वो ऑलरेडी यूक्लिड ने दे रखी है, आप वहाँ से उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। और ये कहना क्या चाह रहा है, पैरेलल लाइंस इस टाइप से होंगी, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर, ये हमेशा सेम होगा, कभी ज़्यादा नहीं होगा। एंड वो पैरेलल लाइंस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी कोइंसाइड नहीं करती हैं, यानी कभी नहीं मिलती। ये मान लीजिए आप एक नदी के 2 किनारे टाइप होते हैं कि वो कभी मिलते नहीं हैं और हमेशा पैरेलल ही चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस इनके बीच में एंगल परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो इनकी डेफिनेशंस आप इजीली लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन आपको पता होता है। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर लाइंस किसको नहीं पता है, सबको पता है, लेकिन उनको प्रॉपर वर्ड्स में लिखना नहीं आता है हमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, परपेंडिकुलर लाइंस, इन सब के लिए ना हमें सबसे पहले तो एक लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, वो आप डेफिनेशन में लिख देंगे, जो मैंने स्टार्टिंग के आई थिंक सेकंड पेज पे ही कराया था, सेकंड स्लाइड में ही था। यूक्लिड्स की जो डेफिनेशन थी उसमें लाइन की डेफिनेशन थी, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस, 2 lines coincides, intersect, 2 line intersect यानी इंटरसेक्ट करती हैं और मीट ईच अदर, ठीक है, एट राइट एंगल, राइट एंगल पे मिलती है वो हमेशा, ठीक है। उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ये ऐसे देखिए, ठीक है, ये एक लाइन आ रही है, ऊपर से ये एक लाइन है, ये दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलरली मिल रही है, राइट एंगल पे मिल रही है, इसलिए इनको परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं हम लोग। लाइन सेगमेंट, लाइन ही होती है, बस उसका एक सेगमेंट होता है, मतलब एक फिक्स वो होता है डिस्टेंस उसका, ठीक है। चलिए इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या डिफाइन करना हमें, लाइन सेगमेंट। अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है तो आप बुक्स में देख सकते हैं, मैं आपको वो डेफिनेशन बता रहा हूँ जो करेक्ट भी है और इजी टू लर्न भी है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन देखनी है तो आप बुक से देख सकते हैं। जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ ये भी गलत नहीं है, ठीक है। लाइंस हैविंग प्री डिफाइंड एंड कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे हम लोग, लेंथ बोल देते हैं, लेंथ एक बेटर वर्ड है, ठीक है। कांस्टेंट लेंथ, जैसे मैंने बोल दिया एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो फिक्स कर दिया मैंने कि ये कोई ए बी है, इसकी ना 5 सेंटीमीटर वो है लेंथ, ठीक है। ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेंथ फिक्स कर देते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट में, समझ गए आप लोग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 4th, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल की डेफिनेशन सिंपल है कि उसके सेंटर से उसका जो सर्कल है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है वही रेडियस ऑफ सर्कल होता है। क्या हो गया, रेडियस ऑफ ए सर्कल। इसको डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे, डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं क्योंकि वो हमेशा इक्वल होता है, सर्कल की डेफिनेशन ये होती है कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए सर्कल
फ्रॉम इट्स सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस से जो डिस्टेंस होगा सेंटर का वही हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। बाकी रेडियस क्या होता है आप सबको पता है, बस डेफिनेशन लिखना एक मुश्किल होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्क्वायर की इजी सी डेफिनेशन है कि वो इट इज़ ए प्लेन विद इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। यहीं लिख देता हूँ मैं स्क्वायर की डेफिनेशन क्या लिखनी है। ये हो गया हमारा रेडियस की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। लास्ट वाला है स्क्वायर। इट इज़ ए सरफेस, ठीक है, विद इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ। पहली डेफिनेशन तो ये हो गई कि इक्वल लेंथ और ब्रेथ होगी, राइट। इसकी ऑल्सो लेंथ एंड ब्रेथ आर परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। अगर सेकंड वाली कंडीशन में नहीं लिखता हूँ तो वो हमारा एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है, जिसकी साइड्स तो इक्वल है, ठीक है, चारों, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमें ये दोनों पोस्टुलेट्स देखने। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C. Which is in between A and B. ये कह रहा है, ठीक है, इसको हम बना लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है A and B, ठीक है, ये कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है। There exists a third point which is in between A and B, ठीक है। There exist at least 3 points that are not on same line. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid postulates? ठीक है, अब इसका देखना है हमें सॉल्यूशन कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं ए बी, उनके बीच में सी आता है, ठीक है। तो जो ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे इस केस में। आप देखेंगे कि बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ठीक है, जो हमें लिस्ट करनी पड़ेंगी। हालांकि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये दोनों डिफरेंट सिचुएशंस हैं इन दोनों के केस में, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पे इनमें ये कंसिस्टेंट तो है ही दोनों, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये दोनों एक साथ, यानी मान लीजिए ये कह रहे हैं पहले केस में कि ए और बी कोई दो पॉइंट्स है, उनके बीच में सी है, ठीक है, यहाँ सी आ गया, ये ए बी है, ठीक है। अब वो ये फर्स्ट वाले में कह रहा है, सेकंड वाले में क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ठीक है। मैं ए और बी को ज़रूरी नहीं है सेम लाइन में रखना, राइट। यहाँ पे सी रख दिया ए, यहाँ पे बी रख दिया मैंने, ठीक है। अब ये सेम लाइन में तो नहीं आ रहे, राइट। अब ये ए सी इक्वल्स टू बी सी रख दूंगा तो हमारा ये भी हो जाएगा कि वो उनके बीच में आता है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, दोनों ठीक भी हैं, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे पॉइंट है, लाइन्स है, सेम लाइन्स है, ठीक है, सेम लाइन में, तो ये सब टर्म्स अनडिफाइंड है। हाँ, लेकिन ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स हैं, उसके अंदर डिफाइंड है, ठीक है, यूक्लिड डेफिनेशंस में। बस हमें इतना ही लिखना था।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बस समझ सकते हैं कि हाँ ये है या नहीं है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्राइंग द फिगर। अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया जा सकता है। तो ये कह रहा है इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है। ये कह रहा है कि ए सी इक्वल्स टू बी सी है, ठीक है, और जो सी है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। मान लीजिए ये था ए, ये बी, तो ये सी हो गया, ठीक है। तो दो सिचुएशन दे रखे हैं कि एक तो ये सी इनके बीच में, एक ए सी इक्वल्स टू बी सी दे रखा है। तो पहली हम लोग थोड़ा अच्छे से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ मैं आपके लिए, इसको एक्सप्लेन आप समझ जाएंगे उसी समय जब मैं लिख रहा हूँ। चलिए पहले गिवन क्या है। गिवन हमें 2 कंडीशंस गिवन है यहाँ पे, राइट। सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी दोनों के बीच में लाई करता है। तो हमें फिगर भी ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं फिगर एक काम करता हूँ, साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन है ए और बी, इसके बीच में कहीं पे सी लाई करता है, ठीक है, समझ गए आप। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में कहीं पे सी लाइन करता है, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन क्या है, ए सी इक्वल्स टू बी सी एंड, ठीक है। अब देखिए हम उस लाइन को देखें तो क्या देखते हैं कि ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी प्लस सी बी। क्यों, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि 2 लाइन्स हैं, ठीक है, मतलब इक्वलिटी का हमने लॉ पढ़ा था पीछे थोड़ी देर पहले, यूक्लिड्स के जो एग्जाम्स थे उसमें, ठीक है। ए सी बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ मैं ए बी इंक्लूड कर दूँ तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, जो इक्वल्स का एग्जाम था उसके बेसिस पे यूजिंग ए सी इक्वल्स टू बी सी गिवन है, यूजिंग इक्वल्स एक्सियम, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, ए सी प्लस ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए बी, राइट। लेकिन क्या इसका यूज होगा कहीं पे, दोनों तरफ मैंने ए सी इक्वल्स टू बी सी तो गिवन है मेरे को, लेकिन इसका यूज कहाँ पे होगा, क्या कहीं पे यूज होगा इसका, देखते हैं। आई डोंट थिंक इसका यूज हम कर पाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लाइन में देखते हैं कि ए सी प्लस बी सी दोनों को ऐड करने पे हमारा ए बी बन रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चंस में अगर हमें नहीं आ रहा तो हमें डिफरेंट मेथड्स ट्राई करने पड़ते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई प्री डिफाइंड सॉल्यूशन तो है नहीं इनका, तो हम लोग ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं कि सी लाइज बिटवीन ए एंड बी है ना, तो ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी, ये वाली जो है ना फर्स्ट वाला इस गिवन है ये हमें, तो इसके बेसिस में हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो ए सी प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे यूजिंग इक्वल एक्सियम्स करेंगे तो ए सी इक्वल्स टू बी सी है, ठीक है। तो बी सी की जगह हम लोग ए सी लिख लेंगे प्लस ए सी इक्वल्स टू ए बी, ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल्स टू ए बी। दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। आई होप समझ गए होंगे आप ये कैसे आया, ठीक है। और हमारा जो फिगर होगा वो इस टाइप का बनेगा, ए सी बी सी ए बी, यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू बी सी है, सी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा बेसिकली उसका, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, इजी था क्वेश्चन काफ़ी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
इन क्वेश्चन 4 जो हमने पीछे देखा, पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। मैंने आपको बताया अभी प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि वहाँ से दोनों पॉइंट्स जो एंड पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, मिड पॉइंट पीछे हमने लास्ट क्वेश्चन में ही मिड पॉइंट निकाला था, तो उसकी डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं ए बी, ठीक है, ए बी, तो इनके बीच में होगा सी, यानी ए सी इक्वल्स टू सी बी होगा या बी सी। हेयर सी बी ए मिड पॉइंट, मैंने माना कि सी मिड पॉइंट है, तो दो चीज़ें होंगी, एक तो ये एंड सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन नहीं लिखते हम लोग तो ये ऐसा भी तो हो सकता ना कि यहाँ हो जाता। ठीक है, ए सी बी, ए सी इक्वल्स टू बी सी कर देता, तो लेकिन ये एक लाइन, ये इनका मिड पॉइंट नहीं हो रहा ना, तो ये दूसरी कंडीशन भी इक्वल है। तो कोई भी मिड पॉइंट की दोनों कंडीशंस को फॉलो करेगा। ठीक है, क्या पहली कि ए सी इक्वल्स टू बी सी, यानी दोनों एंड पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, एंड दूसरा वो मिड पॉइंट ए और बी के बीच में लाई करेगा। अब हमें ये बताना है कि हर लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। तो इसके लिए हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट सी एंड डी आर टू मिड पॉइंट्स। ठीक है, दो मिड पॉइंट्स हैं बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में दो मिड पॉइंट है, मैंने ये मान लिया। तो ए सी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी ये बताइए। ये और ये दोनों सेम उसमें लाई कर रहे हैं, ये याद रखिए। ठीक है, ए सी की वैल्यू हाफ ऑफ ए बी आएगी, थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, वहाँ से सोल्व कर लेंगे हम लोग। और ए डी की वैल्यू भी हाफ ऑफ ए बी आ जाएगी। इसका मतलब ए सी इक्वल्स टू ए डी हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट एक्सियम्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट पोस्टुलेट्स यूज़ कर रहे हैं जो यूक्लिड्स के, वो आप लिख लेना। इक्वलिटी वाला यूज़ कर रहे हैं जैसे, ठीक है, कोइंसिडेंट वाला यूज। अब देखिए, हाँ, यहाँ पे एक तो इनकी लेंथ इक्वल है, ठीक है, और ये लाई भी सेम जगह पे कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो सी एंड डी, ये एंड का साइन है, लाइज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, यहीं से आगे हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो हमारा डेफिनेशन वहाँ से क्या आ गया था कि ए सी इक्वल्स टू ए डी हो गया था, पहली तो ये हो गई। ऑल्सो एज सी एंड डी आर मिड पॉइंट से हमारे, राइट, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। ठीक है, दोनों ही मिड पॉइंट्स, ए और बी दोनों पॉइंट्स के, हैंस दे लाइज इन ए सेम लाइन, दे लाइज ऑन ए सेम लाइन ए बी। ठीक है, दे लाइज बिटवीन ए एंड बी ऑन सेम लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, सेम लाइन सेगमेंट में हो जाएंगे ए बी जो है, और इनका डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, हैंस सी एंड डी coincides thus C and D are same point। ठीक है,
डिस्टिंक्ट नहीं है, ये सेम पॉइंट ही है। तो इससे क्या हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। अगर हम 2 मिड पॉइंट मानेंगे तो वो सेम पॉइंट ही निकलेंगे इन दी एंड। ठीक है, इजी था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ़ ए सी इक्वल्स टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब देखिए गिवन क्या है हमें, बहुत इजी है। पहले मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ़ ए सी, ठीक है, इक्वल्स टू बी डी, ये दोनों लेंथ इक्वल है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि तो बताइए कि ए, प्रूव क्या करना है कि ए बी और सी डी इक्वल है। अरे सिंपल है ना, ये बी सी वाला तो दोनों में कॉमन आ रहा है, राइट। ये वाला पोर्शन आप बी सी को हटा देंगे तो ए बी और सी डी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हम सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं इसका। ठीक है, चलो पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी समझ जाएंगे इजीली। चलिए अब अच्छे से करते हैं। गिवन क्या है हमें, ए सी इक्वल्स टू बी डी। नाउ ए सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी एंड बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, यही लिख सकते हैं, राइट। दिस इम्प्लाइज ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, बी सी प्लस सी डी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यह हमारा आ गया ए बी इक्वल्स टू सी डी। हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था हमें, राइट। छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी एक और एक्सरसाइज है। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, मैं नहीं चाहता ज़्यादा एक्सटेंड हो। चलिए जल्दी करते हैं हम लोग। वाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम्स considered a universal truth? Note that the question is not about 5th postulates. जो हमारा 5th एग्जाम था, आप याद कीजिए 5th एग्जाम क्या था हमारा। ठीक है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, हमें ये बताना है। द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट, ये जो था ना हमारा एग्जाम, द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये ऐसा क्यों है, इसका रीज़न पूछा है। तो पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एग्जाम 5 क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर दैन या बिगर दैन द पार्ट, ये कहना चाह रहा है। अभी यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, देखिए इसमें अगर कॉमन सेंस लगाए तो ऑब्वियसली जो पूरा है उसका एक पार्ट लेंगे तो वो पार्ट हमेशा एक छोटा ही होगा। ठीक है, बाकी हम लोग इसको यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। पार्ट विल ऑलवेज बी आइदर इक्वल टू होल, राइट, या तो पूरा है उसके इक्वल होगा, और विल बी लेस देन होल, या तो कम होगा उससे, राइट। एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले भी मैंने लिया था। ये मान लीजिए फुल है, ये इसके 2 पार्ट्स हैं ए और बी, तो और ये फुल वाले का एरिया कितना हो गया, सी। तो a इज़ लेस देन सी, लेस देन इक्वल्स टू सी, और b इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, इक्वल टू क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए b 0 हो गया तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या करने हमें, और फिर ये एक्सरसाइज भी कर देंगे। आई थिंक इसमें सिर्फ यही 2 क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट्स, जो 5th पोस्टुलेट्स था क्या था वो, कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि 2 लाइनें हैं कोई भी,
ठीक है, उस पर अगर हम थर्ड लाइन ऐसे डालें तो जो ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है, θ1 θ2, इन दोनों का सम अगर लेस देन है किसका, ट्वाइस ऑफ राइट एंगल, इससे कम है, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके हमेशा मिलेंगे किसी पॉइंट पे जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे। तो यही था यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट, राइट। अब इसको उसी को एक और तरीके से यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है और कुछ नहीं है, प्लेफेयर एक्सियम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या कहता है, फॉर एवरी लाइन L, कोई लाइन L है, एंड फॉर एवरी पॉइंट P जो L पे नहीं है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। तो ये कह रहा है कि एक कोई लाइन है, मान लीजिए ये L, ठीक है, और कोई पॉइंट P है जो L पे नहीं है, तो आप कहीं भी मान लीजिए इसको, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान लिया P, ठीक है। तो ये कह रहा है एक यूनिक, एक सिर्फ एक सिंगल लाइन होगी जो इससे पास करेगी और इसके L के पैरेलल होगी, जो P से पास करेगी और L के पैरेलल होगी। ये सिंगल लाइन है बस, आप इसके अलावा कोई भी कर लीजिए। मान लीजिए ये कर दिया मैंने, ये लाइन, ये देखिए पैरेलल नहीं है, ये कर दिया पैरेलल नहीं है। अब पैरेलल की डेफिनेशन क्या थी कि डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा, या फिर ये इंटीरियर एंगल्स का सम ना θ1 प्लस θ2, ये θ1 इक्वल्स टू θ2 होगा और हमेशा राइट एंगल होगा। ये भी हो सकता है एक डेफिनेशन, ठीक है। या फिर एक डेफिनेशन ये होगी कि इनका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए आप खुद देख लीजिए आपको कि हमेशा सिर्फ एक सिंगल लाइन, ये वाली है ना, ये वाली लाइन, सिर्फ यही वाली एक ऐसी लाइन है, ये वाली जो रेड से कर देता हूँ मैं, ये वाली एक सिंगल लाइन है, सिर्फ एक यूनिक लाइन जो इसके पैरेलल होगी, बाकी कोई भी इसके पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। इसी को प्लेफेयर एक्सियम कहते हैं हम लोग, समझ गए होंगे आप आई थिंक ये। चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। प्लेफेयर एक्सियम बोलते हैं हम लोग इसको। फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M पास। ये वही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। सेकंड देखते हैं, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। अब ये कुछ नहीं, बस ये जो ऊपर हमने डिफाइन किया है ना यहाँ पे, इसका प्रूफ टाइप मांग रहा है कुछ, ठीक है। तो सेकंड वाले में हम प्रूफ लिखते हैं, फर्स्ट वाले में तो उसी की डेफिनेशन लिखनी है, तो फर्स्ट वाला आप खुद कर लेना। सेकंड वाला देखते हैं, चलिए। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या हमें पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ बताता है, ठीक है। तो हम लोग यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि कोई भी दो लाइन्स हैं, ठीक है, अगर उन पे हम थर्ड लाइन डालेंगे तो ये θ1 ये θ2 है मान लीजिए। तो इफ़ θ1 प्लस θ2 जो इंटीरियर एंगल्स है लेस देन ट्वाइस ऑफ राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल का ट्वाइस से छोटा होगा, देन ये L1 मान ली मैंने, ये L2 और ये M लेंथ, मतलब जो लाइन्स है, देन फिर क्या होगा, L1, L2 विल मीट ऑन सेम साइड, इसी साइड में, जिस साइड ये इंटीरियर एंगल है ना उसी साइड ये मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट O पे मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पैरेलल लाइंस को कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने अज्यूम कर लिया कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं ये बताइए। ये जो एंगल्स होते हैं θ1 और θ2, ये अभी ऊपर पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, ये भी राइट एंगल होता है और ये भी राइट एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है, राइट।
सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो गया, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ राइट एंगल आ जाएगा यहाँ से। तो ये वाला तो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब ये इक्वल हो गया, ठीक है, और इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 होगा, 90 90। तो ना ये लेफ़्ट साइड में मिल रही है ना राइट साइड में मिल रही है, तो बात हो गई हमारी प्रूफ कि जो पैरेलल लाइन से वो नहीं मिलती है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर थीटा 1 और थीटा 2 का सम ट्वाइस ऑफ राइट एंगल से छोटा होगा तभी मिलेगी उस साइड, ठीक है। लेकिन पैरेलल लाइंस के केस में इक्वल हो रहा है वो ट्वाइस ऑफ राइट एंगल, छोटा नहीं हो रहा, 90 90 है, तो इस साइड तो नहीं मिलेंगी, और इस साइड भी 90 90 होता तो इस साइड भी नहीं मिलेंगी। जब लेफ़्ट में इस साइड नहीं मिल रही, इस साइड नहीं मिल रही, इसका मतलब ये लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, राइट। तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। तो यही एक्सप्लेन करना था हमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, हमारा यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्चुअली चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अदरवाइज़ कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अदरवाइज़ आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यही तो बेस्ट पार्ट है ऑनलाइन पढ़ाने का कि आप वीडियोस को जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अब आगे भी डेली मैं नए चैप्टर्स डालूँगा तो उनका जो वीडियो मिलेगा वो देख सके, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।